Okay, so yeah, so they've called the writer of Masan and the director of Rashmi Rocket to talk about comedy in writing, which is a great start to begin with, right? And you all paid for this. Okay, uh, we're going to keep it quite a freewheeling kind of conversation, and we're hoping that your questions will actually kind of lead the conversation. Varun and I keep running into each other and chatting about life. So this is awkward for us. So it'll be great that you all are part of the conversation as well. तो हाँ, मैं नहीं, मैंने पूछा भी कि पैसे क्यों दे रहे हैं लोग ये इसके लिए क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन फिर बताया गया कि पैसे नहीं, मतलब वो फ्री रजिस्ट्रेशन भी एक ऑप्शन था, लेकिन फिर उसमें लोग रजिस्टर करके आते नहीं हैं, इसलिए ये आप लोगों को, so you are here not because you want to listen to this, you are here because you paid for it, Right. and now you would feel guilty or whatever bad about it कि यार 200 रुपये पता नहीं कितने दिए मतलब उतनी तो बात करनी पड़ेगी. अच्छा अच्छा, मैं निक्कर पहन के आ गया उसमें ही हो गया ना, 250 तो वसूल हो गए. तो अच्छा ठीक है, हाँ तो बात कर सकते हैं, मे बी सीधे ही सवाल ले लें या कुछ आपके पास कुछ सवाल हैं तो वहाँ से शुरू कर लेते हैं. मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मतलब बेसिक सेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि मतलब ऐसा लगे कि हमने भी थोड़ी मेहनत की है. तो आदिम वाले भी बैठे हैं पीछे जिन्होंने बोला है कि ये करना है. तो सो हाँ, तो एक्चुअली बहुत ही ब्रॉड टॉपिक था ये, द पॉइंट ऑफ कॉमेडी. फिर बीच में बोला मास्टर क्लास है, फिर बोला वर्कशॉप है, फिर हम ही खुद कंफ्यूज हो गए कि क्या है एग्जैक्टली ये. तो वरुण, एक्चुअली आई थिंक वी कैन जस्ट स्टार्ट विद लाइक सेटिंग सम कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग, सिंस द टॉपिक इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉमेडी, तो वहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉमेडी. ओके, देयर आर अल्टीमेटली, आजकल तो पॉइंट ऑफ कॉमेडी इज गोइंग टू जेल. पॉइंट ऑफ कॉमेडी, आप कॉमेडी करो और जेल जाओ, वो सबसे बड़ा आजकल वही एक पॉइंट रह गया है. बट पॉइंट ऑफ कॉमेडी, देर कैन बी मल्टीपल, देर इज़ नो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉमेडी, और हर तरह की कॉमेडी रही है हमेशा से दुनिया में. बस्टर कीटन एक टाइप का है, फिर चार्ली चैपलिन से थोड़ा अलग टाइप का है, देयर इज अ सोशल एलिमेंट इंक्लूडेड, देन you go forward and then there are मतलब all kinds, वो slapstick से लेकर एकदम hardcore satire जिसे कह सकते हैं कि जाने भी दो यारो, was a mix of all kinds of comedy you can think of. It was slapstick, it had elements of satire, it had situational comedy, it had puns, मतलब verbal जितने jokes हो सकते हैं वो भी थे, physical comedy थी, सब कुछ था. तो सब तरह के होते हैं points, but ultimately I think it has to स्प्रिंग फ्रॉम सम ट्रूथ. राइट. कोई एक ईमानदारी की उसमें बात हो, कोई एक ऐसा सच हो जो आपने उस एंगल से नहीं. इट्स सिंपली जस्ट लाइक ऑल स्टोरीज बेसिकली, इफ द स्टोरी दैट इज वर्थ टेलिंग इज आइदर अ स्टोरी विच ओनली यू हैव सीन और ओनली यू हैव सीन इन दैट वे, मतलब वो बहुत बार सुनाई जा चुकी है लेकिन उस एंगल से किसी ने नहीं सोचा था. सेम फॉर कॉमेडी, आई थिंक वो या तो आपने एकदम ही कोई नया ऑब्जर्वेशन ढूंढा है जो जो दुनिया में था लेकिन आपने देखा पहली बार. यू ऑलमोस्ट, इन्वेंशन और डिस्कवरी में जो फ़र्क होता है कि हाँ वो आपने इन्वेंट ही किया है ऑलमोस्ट, और फिर एक है डिस्कवरी जो कि आपने देखा है, सबने देखा हुआ था लेकिन आपने उसको उस नज़र से देखा और सामने रखा. सो but ultimately, so two things, then we come to two things. One is the truth, and two, it has to be personal. Right. It has to be something which only you have kind of discovered or invented or seen, or और बयान या अंदाज़े बयान दोनों में से कुछ एक आपका बहुत ही यूनिक है. तो वो दोनों चीज़ें मुझे लगता है अल्टीमेटली वो है, वो रहेगा तो चीज़ें आ जाती है. पॉइंट ऑफ कॉमेडी हम फिलोसॉफिकल एंगल से देखें कि क्यों कॉमेडी क्यों चाहिए, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर ट्रूथ स्पीकिंग. करेक्ट. सबसे क्योंकि सबवर्सिव है, सबसे ज़्यादा टेंजेंशियल है, सरप्राइजिंग है, और कॉमेडी क्या करती है जो बाकी मीडियम नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, या बाकी फॉर्म्स नहीं कर पाती हैं, वो ड्रामा हो या वो किसी भी और तरह के जो फॉर्मेट्स हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉमेडी गिव्स यू अ फिजिकल रिएक्शन फर्स्ट. द फर्स्ट रिएक्शन यू गेट इज laughter, and laughter comes from mostly either it can come from a genuine
रिलेटेबिलिटी की, ओ हाँ फक मेरे साथ भी ये हुआ था और ये कितनी वियर्ड सिचुएशन है, या तो वो लाफ्टर रिलेटेबिलिटी से आता है या वो लाफ्टर शॉक से आता है. Someone says something absolutely shocking and it is funny also, but it is more shocking and not just not depressing. Shocking, simple shocking, उससे भी एक laughter आता है कई बार. इसलिए a lot of comics end up using cuss words also at certain points, and it gives you a shock reaction, and that is enough to for the comedy or for the thought to go into you. तो physical reaction जो आता है वो सिर्फ कॉमेडी में आ सकता है इंस्टेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैथोस और ड्रामा होगा, उसमें भी एक फिजिकल रिएक्शन आएगा, बट उसमें वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी होनी पड़ेगी और थोड़ा टाइम लगेगा. वो स्लो रिएक्शन है. ये इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन है कि आपने कुछ सुना, कोई भी जोक, वो या तो स्लैपस्टिक, जस्ट लाइक व्हाई पीपल लाफ एट समवन यू नो स्लिपिंग ऑन व्हाटएवर, वो जो चार्ली चैपलिन में इधर से ऊपर से गिरा, इधर से लटक के ऐसे चला गया है, बस्टर कीटन, वो इट इज़ शॉकिंग मोस्टली, यू नो, एंड इट इज़ सरप्राइजिंग एंड इट जस्ट डज समथिंग टू अस विच इज़ शॉक को प्रोसेस करने का जो हमारा तरीका है, जो रिएक्शन इनिशियली आता है, इट्स लाफ्टर. सो पीपल इवन इन एम्बैरेसिंग सिचुएशंस, आप खुद गिरते हैं और आप देखते हैं आसपास एंड देन यू जस्ट चकल टू योरसेल्फ और लाफ और ट्राई टू लाफ इट ऑफ एंड पीपल ऑल्सो लाफ. तो वो एक फिजिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ कॉमेडी देती है आपको, और वो जब देती है तो इन दैट कॉमेडी एंड दैट फिजिकल रिएक्शन डज व्हाट ऑलमोस्ट लाइक अ मसल रिलैक्सेंट. इट opens up your brain or you know mind कि ओके अब ये डार्क जो थॉट है वो भी इसके साथ अंदर जा सकता है, और वो चला जाता है. एंड देन जब तक आप रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो बहुत डार्क बात इसने बोली थी, या मुझ पे ही जोक था, या मेरे प्यारे नेता पे जोक था, और मैं तो हंस दिया इस पे साला, मैं उस पे फिर वो जो सेकेंड लेयर ऑफ डिस्कम्फर्ट है उससे फिर एक सेकेंड लेयर ऑफ लाफ्टर आता है जो इंटरनल होता है. तो 2 बार आपने हंसा दिया. अगर आदमी को जोक नहीं पसंद आया ना तो वो 2 बार हंसता है, और पसंद आया तो एक ही बार में, वो सेकंड प्रोसेसिंग नहीं होती उसकी कि अच्छा ओ हो मैं इस पे हंसा, नहीं, वो फर्स्ट में ही हंस जाता है सारा का सारा. कुछ होते हैं जो थर्ड लेयर में चले जाते हैं कि जो वहाँ पे फिर हंसी दबाते हैं, एंड देन प्रॉब्ली दे गो टू द वॉशरूम एंड लाफ एंड ऑल. एंड बट comedy does the opening of your brain, and that is something, that is the power. And that's why I feel कि comedy में if you are doing something which is lightweight, you are kind of wasting the opportunity, because the same story if you can tell in a dramatic fashion, drama में आप शायद फिर वो ज़्यादा impact आएगा. अगर आपको कुछ हल्का फुल्का करना है तो फिर वो कोई और फॉर्म चूज करो. फॉर कॉमेडी बिकॉज इट कैन कैरी दैट मच वेट ऑफ डार्क स्टफ और uncomfortable stuff or stuff which is really deeply philosophical, and that's why I feel all the greatest comedies have been very very philosophical, and all the greatest comedy acts whatever you see, you know, जो भी मतलब दुनिया भर के जो कॉमिक्स हैं जिनके स्टैंड अप स्पेशल्स की मैं बात कर रहा हूँ, the best ones are always you know informed by some kind of very uncomfortable truths or deep thoughts or dark thoughts. Yeah, no, I think मतलब वो it is also, I mean, maybe the best way to kind of win over any kind of unpleasant situation. Any unpleasantness you can kind of win over with that, and वो in a sense comedy empowering भी है. मतलब जो चीज़ आपको हवा लगती है, आपने उसके बारे में अगर जोक बना लिया तो फिर वो हवा नहीं लगती. वो आपने किसी तरह मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने दुश्मन को कमज़ोर कर दिया बिना एक्चुअली जंग में उतरे. In that sense, so I think that's a huge thing that you can kind of like exactly what you're saying. And मेरी शुरुआत जैसे थिएटर से हुई थी, तो जैसे आपने कहा कि वो एक फिजिकल रिएक्शन का बैरोमीटर होता है ना. अब हम एक सीरियस प्ले कर रहे हैं तो हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलता. ऑडियंस सो भी गई तो शायद हमें पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, मतलब उठ के फिर चले गए बाद में, लगा कि अरे बहुत अफेक्ट हो गए, मतलब ऐसा आंखें मल रहे हैं तो ऐसा लगा कि रो दिया होगा, बट एक्चुअली सो गए थे. तो वो एक फिजिकल रिएक्शन हमारे लिए एक बैरोमीटर हो जाता है जो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वो मुझे एक पॉइंट पे किसी ने बोला था, क्योंकि जब हम ये थिएटर कंपनी शुरू कर रहे थे और हम अपनी वॉइस ढूंढ रहे थे कि किस तरह क्या करना है, तो हमें किसी ने बोला था कि यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट इफ़ दे आर लाफिंग दैट मीन्स दे आर लिसनिंग. सो दैट वॉज अ ग्रेट लाइक आई ओपनिंग थिंग फॉर मी कि हाँ यार. एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ ट्राई एंड से अ लॉट थ्रू कॉमेडी, इन दैट सेंस कि मतलब आपको कोई प्रीच तो नहीं करना. कॉमेडी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हंसते खेलते देख लिया, बाहर जाके सोचते कि अरे ये क्या कह गए,
एग्जैक्टली लाइक ही वाज सेइंग, एंड आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. मैं आपसे एक्चुअली पूछना था, आपने ट्रूथ बोला और आपने पर्सनल बोला और फिर आपने जेल का भी जिक्र किया. तो नहीं ये I was trying to say that one other thing is that of course comedy is meant to be personal and all of that, but is it also true that say comedy or what is funny is subjective? It is, right? I mean, what is Yeah, funny yeah. for you and me might not be funny for someone else. Yeah, yeah. And it's coming from a purely personal experience. But at the end of the day, I think comedy also needs to entertain, perhaps, particularly if we are charging money for it. So, how is that balance? How do you do that balance of trying to kind of make the subjectivity, broader in that sense? How does that happen? Or does that need to happen at all? नो आई डोंट थिंक सो. इफ़ यू फाइंड, तो क्या है ना, जैसे अब मैं अपने जो भी 2-3 जो कॉमेडी वीडियोस मेरे हैं बाहर, उनसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो सिर्फ कॉमेडी में नहीं, वो किसी भी चीज़ में, आई राइट शॉर्ट फिक्शन और आई राइट फॉर फिल्म्स और आई राइट सॉन्ग और वट एवर. तो हर जगह मेरा सिंपल ये है, फंडा ये है कि मुझे पसंद आना चाहिए और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जिन्होंने ऑलमोस्ट सेम किताबें पढ़ी होंगी या ऑलमोस्ट सेम धक्के खाए होंगे दुनिया में, या जो भी बहुत सारे रिलेटेबल फैक्टर्स होंगे, और सेम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होगा, तो उनको वो पसंद आएगा. दिस इज़ एन एजम्पशन, बट आई एम नॉट इवन गोइंग बाय दैट एजम्पशन. आई एम जस्ट गोइंग बाय कि मुझे सीरियसली अपने ही माँ बाप के बारे में भी बहुत कम चीज़ें पता है आज भी, 40 साल के बाद भी. आई स्टिल डोंट रियली नो हाउ व्हाट दे रियली लाइक. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेकेंड गेस एन इमेजिनरी ऑडियंस. Correct. इम्पॉसिबल. मतलब वो मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा तो ये मेरठ में या इंदौर में या कहीं भी लोग पागल हो जाएंगे उसके लिए. वो नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू इज ओनली write what amuses me in comedy. Yeah. And I have a very simple this thing, न्यूज़ क्योंकि दिन भर आजकल देखते भी रहते हैं, और हमेशा से आई हैव अ सिंपल नोट पैड काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें मैं जो भी चीज़ मुझे व्हाट द फक लगती है सीरियसली, ठीक है, और वो फिर वो बार आपको बढ़ाते जाना पड़ता है. शुरू में आपको कोई बहुत ही बेसिक सी चीज़ भी व्हाट द फक लग सकती है कि हाँ ठीक है वो मतलब, बट ये न्यूज़ जैसे ही देखी ना, I don't know the punchline. I don't know where it can go. But if something is what the fuck, simply I just note it down. उसकी स्टोरी बाद में मिलेगी मुझे. I just have a very simple. So my threshold is simply, अब वही न्यूज़ हो सकता है कोई और पढ़ेगा, जो कि हो सकता है कॉमेडियन भी हो, may not be what the fuck for them, Right. or may not be what the fuck enough for them, and they may look for something which is of a different genre or समथिंग इवन बिगर, कि उसने वहाँ पे मतलब कोई बोले कि वो आधा ले गया है ना, किसी का ये भी हो सकता है थ्रेशोल्ड की आधा काट के ले गया, वो हाँ वो फनी है मेरे लिए, पूरा उठा के ले गया नहीं है. सो फॉर मी इट सिंपली व्हाट द फक एक हमेशा से रहा है कि देखो उसको. इफ इंस्टेंट रिएक्शन इज व्हाट द फक, देयर विल बी अ पंच लाइन. There may be 10 punchlines, and then we'll have to find out which is the better one through workshopping, through whatever, meditating, whatever, जो भी धीरे धीरे पता चलेगा. But for me the only audience is myself, and then it kind of वर्कशॉपिंग में थोड़ा पता चल जाता है, जब आप ट्रायल शो करते हो पता चल जाता है, क्योंकि कई बार होता है देयर आर सो मेनी जोक्स यू फील लाइक अरे कमाल है. 1-2 बार ट्रायल शो में हुआ है, मैं जोक बोलते बोलते मैं ही हंस रहा हूँ सिर्फ. मुझे बहुत फनी लग रहा है, और मुझे रोक के बीच में पानी पीना पड़ रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि यार मतलब बुलाया क्यों था हमको, ऐसा मतलब अकेले ही कर रहा है तो इसको तो नहीं चाहिए लोग. बट हाँ ऐसा भी होता है. बट या देन यू फिगर आउट, एंड समटाइम्स यू लिव विद अ बैड जोक एंड पुट इट इन द वीडियो आउटसाइड. फिर जब कमेंट में आता है तो पता चलता है अच्छा ये तो उतना अच्छा नहीं था. ठीक है. मैं अभी मतलब एक सवाल मुझे पता है वहाँ से आएगा तो मैं ही पूछ रहा हूँ, बिकॉज आएगा किसी पॉइंट पे आएगा तो पहले ही ख़त्म कर देते हैं. तो आजकल ज़माना ऑफेंड हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, और सब इवॉल्व हो गए हैं, सब वोक हो गए हैं. तो आपने जैसे बोला कि सब्जेक्टिविटी तो आपको जो फनी लगता है आप बोलते हैं, करेक्ट. बट इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ ऑफेंडिंग पीपल विच यू लाइक टू डू ऑल्सो परहैप्स, बट डू यू फील लाइक एथिकली when you're doing comedy, when you're writing comedy, when you're performing comedy, do we need to draw the line anywhere? Where do we draw it, if at all?
Draw the line. Yes, there is a line, but then there is no यूनिवर्सल लाइन. पहली बात तो ये नहीं है कि वो लाइन कहीं एक कॉमेडी हैंडबुक है जिसमें बोला गया है कि इस चीज़ पे इस तरह से जोक नहीं करना है. So there is a line, but that line is your own upbringing, your own morality, your own moral compass. Morality से ज़्यादा moral compass. What you think is punching up and punching down. Yes. Okay, and even when you are punching down, for example, and if you are aware of it, and then you find a reason for doing that joke, and that reason justifies somewhere your moral compass or part of the show of the flow of the show, you can. अभी डैनियल स्लॉस का शो हमने देखा और he was, you know, probably every 10 jokes punching up, he was punching down, you know, 2 jokes or something like that. But he found a way to weave it into the narrative. So I feel there is no line. Ideally, there is no line. I mean, ideally, there is nothing in the world you can't joke about, but you have to find the purpose of that joke. You have to find a clever joke around that topic, which is, you know, even if there is, let's say, a comedy handbook which says that there can't be any jokes on this particular topic. And still, you can find a way, because comedy is ultimately basically breaking the rules. So how can there be any rules about it? The idea is to break the rules, and idea is to either show the mirror or throw popcorn at people, whatever. कुछ भी दोनों But में then से the basically the measuring thing is your own moral compass. हाँ, अपनी आपकी अगर, और इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which I would now not be joking about. That's I what I'm was saying. doing 10 years ago. Correct, because times and have changed, yeah. There are things which I am now joking about. I might not be joking about in 10 years because I'll be in jail anyway. But broadly, हर 2-3 साल में you become, I don't know, a थोड़ा more evolved person, because आप जब आप 20 साल के 25 साल के होते हो तो उस समय ये आपने दुनिया की सारी किताबें नहीं पढ़ी होती, सारी पॉलिटिक्स आपको या पावर डायनेमिक्स नहीं समझ आती है, अपना प्रिविलेज नहीं समझ आता है. बट धीरे धीरे जब समझ आता है तो यू देन काइंड ऑफ बिकम बेटर, क्लेवरर, चूज द राइट टॉपिक्स टू टॉक अबाउट. अल्टीमेटली स्टेज टाइम तो उतना ही है, 60 मिनट है. वो 60 मिनट पे आप इस चीज़ पे जोक कर लो या उस चीज़ पे, देर आर इनफ jokes. And I think matlab, like they say, you know, read the room and kind of understand the audience a little bit and evolve with the audience. मतलब मेरे साथ क्या हुआ था कि actually बहुत ही it was a very you know eye-opening thing for me. So we again theater की बात कर रहा हूँ, तो हमारा एक नाटक था called The Interview जो 2010 में ओपन हुआ था. हमारा सबसे बड़ा हिट था, सबसे longest running. It was a satire about a guy who goes for a corporate interview और वहाँ उसको कुछ अद्भुत tasks दे दिए जाते हैं. And it keeps getting weirder and weirder. And it was our biggest hit. It was one of those, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मतलब लोग 75 मिनट में से 70 मिनट हंस रहे थे, आखिरी के 5 मिनट में थोड़ा सा हिल जाते थे और बाहर जाकर सोचते थे ये क्या देख लिया कि यार इसमें तो बहुत डीप बात कह दी. नाउ इट वॉज अ फेल सेफ. ये मैं कहीं भी खड़ा कर दूँ, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमने इंडिया में 26 शहरों में किया था. हम हिसार गए थे तो हम लोग हिसार फ्रंट पेज न्यूज़पेपर में आ गए थे क्योंकि पहला इंग्लिश नाटक है जो वहाँ हुआ था और सुपर हिट हुआ था. After about 10 years, and I'm talking about say about 3 years ago, just before the pandemic, we did shows again and sold out of course, and सन्नाटा ऑडियंस में. और मैं इस तरह जहाँ लाइटिंग कर रहा था, मैं बैठा हुआ था कि मैं ऑडियंस को देख पा रहा था, और वहाँ मुझे ये क्लिक हुआ कि बेसिकली उस प्ले में there were a lot of jokes about say sexual harassment in the workplace, which people used to find really funny, and it didn't matter whether they were men or women, they would find it really funny. But I suddenly saw the audience change, like none of that was funny anymore. Or if somebody laughed at that, they got a look. So there was an awareness in that audience where I kind of realized over that run of 6 shows that maybe this has outlived its, and you have to kind of therefore perhaps you know evolve along with you know the world that's changing. Yeah. So yeah, that was a learning I think though. Exactly. हाँ, तो वो तो अपने आप कॉमेडी का एक और हाँ एस्पेक्ट ये भी है कि इट काइंड ऑफ गेट्स डेटेड Yes. वेरी सून. प्लस कॉमेडी generally works very closely with the liberal values of those times. Right. तो वो और लिबरल वैल्यू से ज़्यादा जल्दी कुछ इवॉल्व नहीं होता है दुनिया में, थैंकफुली. बाकी क्योंकि इन्हीं को सारा इवॉल्व होने का ठेका इन्हीं का है, ठीक है. राइट विंग का तो है कि जितना पकड़ के रखो जो भी जितनी पुरानी चीज़ है, तो
तो उनको कुछ नया लिखना नहीं है, कुछ नया बनाना नहीं है. दे आर एक्चुअली जस्ट वही वो पुरानी किताबें पॉलिश करके और उसी में रहते हैं. लिबरल चीज़ें हर 2-3 साल में एक्चुअली बिकम ऑलमोस्ट लाइक कि ये तो वो एक्सपायरी डेट मतलब Correct. है ना वो उसकी क्या बोलते हैं दूध की जो होती है ना 8-10 बंगाली मिठाई है लिबरल वैल्यूज एक्चुअली कुछ 8-10 घंटे में ही खराब वो खा लो तो खा लो नहीं तो भैया वो फेंक दो उसको तो वो प्रॉब्लम नहीं है दैट इज द It's थिंग a- वी I हैव think टू it's a वर्क विद nature of the वेरी क्लोजली yeah, absolutely तो yeah. कॉमेडी में वो बहुत मतलब सो मेनी ऑफ द ग्रेट शोज फ्रॉम द 90s फ्रॉम फ्रेंड्स टू साइनफील्ड Yes, the now will absolutely be cringe worthy if you see them the kind of either homophobic or transphobic or generally just the sexist jokes or attitudes they had most of them. yeah, no, वो तो मतलब वो फ्रेंड्स पैराडॉक्स तो चल ही रहा है मतलब द होल लुकिंग बैक एट फ्रेंड्स व्हिच वाज अ नादिर खान इज इन द ऑडियंस द बिगेस्ट फैन ऑफ फ्रेंड्स एवर बट नाउ मतलब एंड माय वाइफ शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ फ्रेंड्स एंड नाउ वी आर रीडिंग दीस थिंग्स अबाउट okay, it was all wrong and they were fat shaming and slut shaming and suddenly you're looking at it from that lens and you're wondering, I mean, I don't know, there's no right and wrong about it, but it just feels like, that then nothing is kind of sacred anymore in that sense. So हाँ वही अब वो उस जमाने में नहीं था वो बहुत कॉमन बट अल्टीमेटली जो जनरेशन उसके चलते जो बुली हुई है मैं बहुत बुली हुआ हूँ एज आई वाज एन ओबीज किड तो बहुत बुली हुआ तो मैंने फ्रेंड्स देखा भी नहीं है लेकिन शायद उन लोगों ने देखा होगा जो बुली कर रहे थे तो अब मैं उनको जाके बोल सकता हूँ कि तुम्हारा शो ही खराब था साला तभी तुम कर रहे थे इसलिए तो खैर ठीक है, use it for our advantage in that Yeah. sense. Yeah. We can now start taking some questions, if there are any, to start with. Already, yes, sir. Big fan. Not that I want a selfie with you, but but all the same, I am always disturbed when I see lot of trolls coming up on a simple. You have been talking about liberal, which is left, and how right is not changing and liberal needs to change, like the Bengali mithai and whatever. Now, how do you handle trolls? I've seen you have gone really subtle on Twitter. You hardly, I mean, I'm a follower, so I know. And I've seen all your shows. So I was just wondering, how do you handle trolls? I mean, don't you feel agitated? I get really perplexed and over the top. And I run a company, so I dare not do anything. Otherwise, I'll be also with the Comedy Centrals in jail. So, I mean, how do you handle trolls? Just that. आई थिंक मतलब वैसे ये सेशन जो है ये कॉमेडी राइटिंग पे है तो Oh, sorry. But then maybe the काफी question was जुड़ा wrong, हुआ but- नहीं है। हाँ मतलब no one knows how to handle trolls. You just either ignore them, block them, sometimes write a reply and not post, and that's it. उतना ही है बाकी इग्नोर मतलब और कोई तरीका नहीं है. Don't feed the troll is the maxim on internet. So yeah, that's all I follow. तो राइटिंग से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. मतलब आप ट्विटर पे भी फनी चीजें लिख सकते हो तो हाँ मैं लिखता हूँ और फिर वो कॉपी करके उसको अपने जीमेल में डाल देता हूँ कि बाद में यूज कर लूंगा. कि हाँ. हाँ Sorry, किसी there show was में someone who डालूँ. put up their hand. Yeah. Hi Varun, this जी. is Shambhav. So I had a question about satire. तो satire का impact कैसे measure करते हैं? क्या satire हमेशा एक chuckle create करेगा or it will create a huge laughter? And what is it always necessary कि satire किसी political या social context में ही हो? So just wanted to know your perspective on satire. पॉलिटिकल तो सब कुछ है देखो दुनिया में. इवन इफ वी आर टेक एनी बेसिक प्रेमिस लाइक आई डोंट नो टिकट प्राइसेस ऑफ अ कॉमेडी शो है ना. कुछ भी ऐसा मतलब एवरीथिंग इज पॉलिटिकल इवेंचुअली क्योंकि वो फिर किस शहर में हो रहा है कौन लोग आ रहे हैं क्या प्रिविलेज स्टेटस है बोलने वाले का क्या प्रिविलेज स्टेटस है सब कुछ पॉलिटिकल है. तो सटायर इज बेसिकली सटायर और कॉमेडी में फ़र्क यही है कि सटायर हैज़ अ सोशल इम्प्लीकेशन अटैच्ड. मे नॉट बी ऑब्वियसली पॉलिटिकल एज इन कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता या पॉलिसी का नाम नहीं हो
तो भी सटायर तो फिर भी हो सकता है। तो हरिशंकर परसाई Yes. जो हैं, अगर उनको पढ़ो तो वो उसमें बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ की चीज़ों पे सटायर है। कि हिंदी स्कूल में, मतलब स्कूल के हिंदी टीचर्स की क्या पॉलिटिक्स होती है, वो किस तरह से भाषा का शुद्धतावाद आपको पेलना चाहते हैं और किस तरह की चीज़ें मतलब आप पे चिपकाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी सटायर है अल्टीमेटली, है ना। या सरकारी ऑफिस में आप कुछ काम कराने जा रहे हो, जो आज भी सच है। मतलब आज भी इनफैक्ट सरकारी ऑफिस से अब आप दूर हो गए हैं जितना हम लोग हो सकते हैं, कोशिश करके। हम लोग जो एक एलीट क्लास है हिंदुस्तान का, जो हमने ये कर दिया है कि हमको किसी भी काम में सरकारी ऑफिस नहीं जाना पड़े, ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी बना लिया। एक्सेप्ट 10 साल में एक बार पासपोर्ट बनाने जाना पड़ता है, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए 2 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। उसके अलावा हम नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी एक दो जहाँ छोटी जगह कहीं इनकम टैक्स जमा करना है, वहाँ करना पड़ता है। तो ये अब वहाँ जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर उस पर आप कुछ लिखेंगे, दैट इज़ सटायर, है ना। अब मैं एक एग्जांपल दूं तो ये इनकम टैक्स वेबसाइट पे जब फाइनली वो मैं कुछ लॉगिन कर रहा था, कुछ तो देखना था TDS वगैरह का स्टेटस। लॉगिन तो सरकारी वेबसाइट्स का आपने सबको पता होगा, जिसने टिकट भी बुकिंग किया है IRCTC पे। द ऑब्सेशन विद कैप्चा दे आर जस्ट, मतलब वो कुछ IRCTC पे टिकट बुक करना, मतलब आप एक आदमी की टिकट बुक करने में आपको कुछ 8 कैप्चा भरने पड़ते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट। ऐड हटाने के लिए भी वो बोलता है कैप्चा भर दो। ऐड को सीधे वो ये नहीं है कि 5 सेकंड बाद तुम ऑफ कर दो, वो बोलता है कि पहले कैप्चा भरो फिर ऐड बंद होगी। और तो इनकम टैक्स पे कैप्चा एक्चुअली था, मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 8 मीटर रॉड? ये सवाल है। आगे खाली ब्रैकेट रखा, खाली उसने एक वो डाला हुआ है, विंडो डाला है, उसमें आपको लिखना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन 8 मीटर रॉड। मैंने 8 लिखा, मैंने सेंटीमीटर में करके लिखा, 800 लिखा, मिलीमीटर में लिखा, इंच में कन्वर्ट कर दिया उसको कि भाई 2.5 इंच होगा या कुछ होगा, जो भी क्या होता है, नहीं 2.5 इंच नहीं, सॉरी 8 इंटू 2.5 टाइप्स, कुछ भी जो भी होता है, गूगल से। नहीं जाने दिया उसने मुझे अंदर। तो फिर मैंने रिफ्रेश किया कि कोई और सवाल दे दे, इजी दे दे, मेरे को नहीं आता ये। वो अगला सवाल तो और मुश्किल था। उसमें इसमें था ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन 8 मीटर रॉड, उसमें था व्हाट इज 8 मीटर प्लस 2 इंच। मैं क्या, कौन से यूनिट तो बता दे। नहीं तो तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि सटायर, अब ये जहाँ सोशल इम्प्लीकेशन है किसी तरह का, इट इज नॉट जस्ट मी arguing with my friend about should there be pineapple on pizza or not. उसमें सटायर ढूंढना मुश्किल है, उसमें भी मिल जाएगा अल्टीमेटली इफ यू गो टू द लेवल ऑफ रिसर्च कि अच्छा पाइनएप्पल ग्रोथ में किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर इस पे आप चले जाओ तो हो सकता है इसमें भी पिज्जा और पाइनएप्पल में भी देयर कुड बी अ सोशलिस्ट एंड अ कैपिटलिस्ट डिवाइड. पीपल हु लाइक pineapple on pizza are basically capitalists by mind or by by whatever. ऐसा हो सकता है. I'm saying so you have to find some social connection if you want to make something a satire, and not everything can be or should be satire. That is also okay. But हाँ, आपका सवाल जो है वो उसका जवाब शायद मैंने दे दिया है ना. कौन सी यूनिट में दिया वो नहीं पता मुझे. दिया. हाँ जी. हाय वरुण, दिस इज़ कार्तिक. मेरा सवाल थोड़ा राइटिंग से रिलेटेड है, कॉमेडी राइटिंग से. मुझे ये जानना है कि जब लाइक इफ़ यू हैव गिवन अ सीन और यू हैव टू राइट अ सीन और यू हैव टू राइट अ स्क्रीन प्ले, कॉमेडी की वजह से बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग यू आर लाइक ये शायद फ़नी नहीं हो रहा है या ये ऐसा नहीं है. तो उसका अप्रोच क्या होता है? लाइक व्हेन यू आर लाइक आपको पता है कि ये जो पूरा स्क्रीन प्ले है ये कॉमेडी पिक्चर का है, ये एक सीन कॉमेडी का है. तो व्हाट इज़ योर अप्रोच विद अ कॉमेडी लाइक अ कॉमिक सीन? अलग से कॉमिक सीन जैसा कुछ मुझे नहीं पता कि कैसे लिखा जाए कि वो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट लाइक कि वो
बाजीगर जैसी एकदम सीरियस पिक्चर चल रही है और फिर बीच में एक कॉमेडी सीन आ गया जिसमें हे वाला जो सीन है ना, कि वो जॉनी लीवर और वो उनका नाम मैं भूल गया, वो दिनेश हिंगू, यस, तो दिनेश हिंगू और वो दोनों जो हैं, तो एक तो वो हो गया, एक कॉमेडी सीन वो होता है जो कि एक प्लांटेड कॉमेडी सीन होता है जो किसी भी फिल्म में हो सकता है, आजकल कम हो गया है, आजकल ज़्यादातर जो भी है ऑर्गेनिक है, जो भी फिल्म में भी आता है, अगर वो मतलब जो अक्षय कुमार या ये कार्तिक आर्यन जैसी जो फिल्में हैं जिसमें कि शुरू से एंड तक दे थिंक दे आर मेकिंग अ कॉमेडी, उसमें ऑर्गेनिकली होता है। लेकिन ब्रॉडली ये इसके लिए आपको कॉमेडी सीन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट से कि ब्रॉडली द थंब रूल इज़ जितना ब्रॉड लेवल कॉमेडी होगा, ब्रॉड लेवल एज इन इफ़ यू थिंक, सबसे माइक्रो लेवल कॉमेडी क्या है कि आपका सीन नॉर्मल है और आपने उसमें बीच में एक लाइन ऐसी डाल दी जो डबल मीनिंग है या पन है या कुछ है, तो वो एकदम माइक्रो लेवल, सिर्फ आपने सोचा कि सिर्फ वर्ड से कॉमेडी आ जाए। उसके ऊपर क्या है कि अच्छा एक कॉन्वर्सेशन जो है, 2 डायलॉग से कॉमेडी आ जाए। उसके ऊपर क्या है, सिचुएशन, वो पूरा सीन जिस सिचुएशन में हो रहा है उसमें कॉमेडी आ जाए। और उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो सीन के आगे और पीछे के जो सीन्स हैं, बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ इट, द एंटायर स्ट्रक्चर हैज़ टू बी रिटन इन अ कॉमेडिक वे। तब आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी कि ये सीन फनी है क्या, दिस पर्टिकुलर सीन मे और मे नॉट बी फनी। इनफैक्ट जाने भी दो यारों का, अगर आप वो, देयर इज अ बुक ऑन द मेकिंग ऑफ द फिल्म बाय जय अर्जुन सिंह, इफ यू रीड इट, so there were many scenes they did not think were going to be funny, but they turn out to be funnier than the scenes they thought were funny when they were writing. And that happens because of the structure of the film and because of the farcical level of जो भी उनका चल रहा है उसमें। अब कोई सीन जो है, जो इनफैक्ट while shooting that telephone scene with Nasiruddin Shah and Satish Kaushik, and you know they are just talking Albert Pinto and all that, वो जो सीन है वो मतलब नसीर साहब को जब नहीं तक लगा वो था, फिल्म आई नहीं थी स्क्रीन पे, तब तक ही वाज लाइक कि ये क्या घटिया सीन है, ये क्यों किया उनने, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फनी, ज़्यादा ही फार्सिकल हो गया। या नो वन विल बिलीव दिस इज हैपनिंग एंड ऑल, बट दैट फिट्स बिकॉज इट फिट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म। तो वो, और वो सबसे पहले वो फिल्म में आया होता है ना, अगर फिल्म, दिस इज जस्ट माई इंटरप्रिटेशन, लेकिन अगर वो फिल्म शुरू उस सीन से होती मान लो, या फिल्म का वो पहला फनी सीन वो होता, probably would not have worked because the film was building up to the farcical level। उसके पहले वो सीन हो चुका है जहाँ वो केक फेंक रहा है और बोलता है थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, उसके पहले बहुत सारे farcical चीज़ें हो चुकी हैं। So you have set the tone for a certain level of farce, and once you have set the tone, then you keep, you know, increasing the level of farce and it works। So सिमिलरली जो भी आपका कॉमेडी स्टाइल है उस फिल्म का, उस स्क्रिप्ट का, इफ़ इट इज़ फार्स, इफ़ इट इज़ सटायर, वॉट एवर इट इज़, वो आप उसमें यू हैव टू सी अ प्रोग्रेशन, उसमें यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग वॉट एवर, और कीप प्लेइंग टू द सेम, एटलीस्ट द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। एक फिल्म की जो भी क्लेवरनेस होती है, वो शुरू के 10 मिनट में जो भी टोन होता है फिल्म का, जनरली वो टोन पूरी फिल्म का रहना चाहिए, ताकि no one feels like there is a tonal shift कि अचानक से अच्छा ये कॉमेडी से बहुत ही सीरियस फिल्म हो गई, या सीरियस से अचानक से बहुत ही फार्सिकल हो गई। सो लेवल ऑफ रियलिज्म, लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशंस, लेवल ऑफ कॉमेडी, इफ इट इज़ अ कॉमेडी फिल्म, द tropes you are using physical comedy, or you are completely avoiding physical comedy and going only for the crazy situation which is, or weird situations, like a show like for example Veep, जो अभी मतलब अब तो बंद हो गया शायद, खत्म हो गया ना, पता नहीं, मैंने 2 सीजन देखे, but it has a very good mix of realism। It feels like this could be an American vice president's office, or this is how people in White House talk and behave, क्योंकि वो एक दिमाग में एक हमेशा से वो अमेरिकन डमनेस जो है, खास करके फॉर पीपल इन द हाई ऑफिसेज, वो हमेशा से हमको थोड़ा सा बताया गया है कि होता है, वहाँ लोग बेवकूफ़ होते हैं और फिर भी वो टॉप पे पहुँच जाते हैं, सिर्फ वहाँ नहीं, सब जगह। बट वो जो उसके बाद उन्होंने एक रियलिज्म और फार्सिकल का एक बहुत बढ़िया टोन पकड़ा है। सो यू कैन, सर्टन सीन्स
you can totally believe they are exactly, you know, just White House diaries में से किसी से निकाले हुए हैं और वो उस तरह से ही बात करते हैं. And then there are certain scenes which are so bloody farcical, and you keep swinging between these two, but they have kept a very nice tone. So वो tone correct है. तो आप अगर वो पकड़ लोगे तो उसके बाद you can get away with a lot of stuff. Once you get away with, though on a scale of 10, if you get away with farce of 2, you will next episode you can get away with 3, and on some episodes you can get away with 7 also, if you pad it nicely with, you know, 2 and 2 on either sides. तो वो उस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट इवेंचुअली वो लास्ट में ही करना पड़ता है. एज लॉन्ग एज यू आर सॉर्टेड ऑन द बिग पिक्चर, एंड द बिग पिक्चर हैज़ टू बी टोनली करेक्ट, एंड अगेन जो मैंने शुरू में बोला, इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रूथ और ग्रेट रिसर्च, विच अगेन इज इन वीप. तो उनकी रिसर्च करेक्ट है, ठीक है. वो वैसा नहीं कोई वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे कोई रहा होगा या प्रेसिडेंट या उस तरह के लोग रहे होंगे, बट देयर रिसर्च फील्स वेरी करेक्ट कि ओके इस तरह का ऑफिस होता है, इस तरह के पूरी टीम होती है, वो टीम ये ही डिसाइड करती है, टीम ही डिसाइड करती है कि आज वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे आइसक्रीम या योगर्ट खाने जाएगी. ये एक टीम का काम है, टीम लेके जाती है वहाँ पे, जाके वो किस तरह की रेकी करते हैं, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं. ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी रिसर्च बेस्ड, एंड देन इन दैट they put farcical or fake characters, and then they try to get laughter, and then still they try to make certain points which are about just the politics of America and how dumb the politicians are and how dumb the people are who are electing them. तो वो इस तरह से I think, yeah, you have to kind of keep the correct balance and get the tone right. Don't worry about the one scene or two scenes. Everything works or nothing works. बाजीगर मेरे बाप ने लिखी थी, तो हाँ, आई नो व्हाट आई एम गोना टॉक टू हिम अबाउट इन द नेक्स्ट डिनर. वरुण, मैंने अपनी कॉमेडी जर्नी कुछ टाइम पहले शुरू की है. तो चैलेंज मैं फेस करता हूँ कि कभी मैं किसी ओपन माइक में परफॉर्म कर रहा हूँ, एक 20 ईयर ओल्ड्स का क्राउड है मुंबई में. कभी आई एम परफॉर्मिंग से फॉर अ क्राउड इन सूरत, एंड वहाँ पे सब 50 साल के लोग हैं, 60 ईयर्स के लोग हैं. इट्स एन एवरेज एज ग्रुप. So audience बहुत vary करती है, and you have all kinds of topics. I talk about Tinder, I might talk about infertility, and might talk about experience of buying a house or whatever. But problem कब आती है जब some content relates with some, you know, some audience relate with some content, others don't, and you know other way around. तो आप अपने content को universal कैसे बनाते हैं, और what should someone do? नहीं, मैं नहीं बनाता. मैं तो मैंने बोला ना, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, हाँ, या जो मुझे समझ है. एग्जैक्टली वही मैंने सवाल पूछा था पहले, वो अबाउट कि वो सब्जेक्टिव होता है. तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये ऑफ कोर्स ये है, बट यू लाइक ही इज सेइंग यू हैव टू बी ट्रू टू व्हाट यू बिलीव इन एट द एंड ऑफ द डे. सो दैट आई थिंक ही हैड कवर्ड दैट अर्लियर. हाँ, मतलब आप गेट पे तो ये नहीं पूछ सकते ना ऑडियंस से कि मैं इनफर्टिलिटी पे जोक करने वाला हूँ आज जी. तो तेरे को समझ नहीं आ रहा है तो तू रुक जा, मैं वही उन्हीं के लिए करूँगा जिनको समझ आ रहा है. ऐसा नहीं हो सकता ना. योर जोक अल्टीमेटली यू डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, एंड इफ यू थिंक इट इज स्टिल नॉट वर्किंग फॉर एवरीवन, देयर कुड बी, आई मीन द जोक प्रॉब्ली नीड्स टू बी रिटन बेटर. It works for some audience, does not work for others. Yes, ये ऐसा ही होता है. हाँ, मतलब there are ways to write it in a way where it connects with more people, or you just be happy with those 10 people who are getting it. So if you could throw light on those ways, If you could throw light on those ways of making how it to make wider. it connect with more people? Oh no, write better. That's all. That's the only way. I mean, there is no other. ऐसा I don't have some ये पूड़ियाँ नहीं लेके आया हूँ कि ये डाल देना कागज पे या ये खा लेने से बेटर होगा. अल्टीमेटली राइटिंग बेटर टेक्स वर्क, एंड यू हैव टू राइट बेटर. इवेंचुअली यू विल रीच देयर इफ यू कीप एट इट. सो Thank you. Yeah, someone's here. हाय सर, मेरा क्वेश्चन बैलेंस ऑफ रियलिज्म और फार्स पे ही है. तो सर, वेन एवर आई ट्राई टू राइट बाय मेकिंग रियलिज्म द एंकर, सीन बहुत ऐसा अंडरस्टेटेड सा हो जाता है, और मुझे लगता है ये कह तो रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ, बट दिस इज नॉट लुकिंग लाइक वॉट आई वुड लाइक टू वॉच. लाइक इट्स नॉट लुकिंग एंटरटेनिंग. और जब एंटरटेनिंग लिखने जाता हूँ तो इट बिकम्स वेरी एस्केपिस्ट, वेरी जेनी काइंड ऑफ, जैसे वेलकम टाइप का कुछ बन जाता है. इट्स फनी ऑल्सो, बट ऐसा लगता है इसका पॉइंट नहीं है, मीनिंगलेस लग रहा है. और जब रियलिज्म पे जाते हैं तो इट बिकम्स सो ऑर्गेनिक दैट इट इज़ नॉट एंटरटेनिंग. एंड देन आई वंडर हाउ समवन लाइक राजकुमार हिरानी डज इट.
सो उसके ऊपर कुछ आप अगर बता सकें. अगेन बहुत बोरिंग और बहुत थोड़ा रूड लगेगा जवाब, बट वही है, राइट, यू हैव टू कीप राइटिंग एंड यू हैव टू राइट बेटर एंड यू विल इवेंचुअली. वो डे वन पे नहीं होता है. डे वन पे मैं भी नहीं लिख रहा था और कोई भी नहीं. डे वन पे राजकुमार हिरानी भी, आई एम गेसिंग, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग ऑन हिज पार्ट, बट probably he was not writing, you know, the kind of comedy he eventually achieved. So if you know what you want, it's okay. You don't need to know what you want on day one also. That's also right. As long as you know you want to write, that is enough. सिर्फ उतना पता हो और उसके बाद करते रहोगे तो अपने आप वो पहुंच जाएगा. One very good thing is you know what you are writing. You know कि वो अच्छा वो ज़ेनी है. You can define what you are writing, which is a good thing. There is that level of self awareness कि तुम अपनी writing को welcome जैसा बोल रहे हो. ठीक है वो और तुमको ये भी जजमेंट के साथ कि वो तो वेलकम जैसा है ना. तो उतना सेल्फ अवेयरनेस है. सर वेलकम भी पसंद है लेकिन हाँ, वो भी समझ आ गया मेरे को कि तुमने पहले गाली दी फिर तुमने बोला कि नहीं उतना भी बुरा नहीं है, मतलब बिकॉज तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो ना उससे. तो अभी तुम हाँ सारे लेवल ऑफ तुम्हारे 3-4 लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत सही हैं कि लिख नहीं पा रहा हूँ, खराब लिख रहा हूँ, वेलकम जितना खराब, लेकिन वेलकम उतनी खराब नहीं है. तो ये जो 4 चीजें तुमने जोड़ी है ना वो कमाल है. तो आई थिंक यू विल इवेंचुअली राइट समडे. यू विल बी एबल टू रीच वेयर यू से कि वेलकम जैसा तो ये बिल्कुल नहीं है और अच्छा है ना. ये दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब तो वो हो जाएगा. सेल्फ अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर राइटर्स. If you know, and you may not know on day one. In fact, on day one you should just be happy. Day one as in day one of finishing the script or whatever a scene. कि अच्छा आज ये ख़त्म किया मैंने, which is an achievement always. क्योंकि बहुत सारे घंटे लगाने के बाद 8 घंटे के Instagram जब एग्जॉस्ट हो जाता है कि यार अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बार बार इंस्टा पे या ट्विटर पे या है ना जो भी ये जो लाइफ सकिंग एप्स हैं उस पे से वापस यू कम बैक टू द पेज एंड देन यू राइट 5 लाइन्स एंड यू फील लाइक यू डिजर्व वॉट एवर यू नो चॉकलेट और वॉट एवर वेलकम का 15 मिनट देख लूँ मैं ऐसा कुछ यू फील कि ओके आई हैव अर्नड इट नाउ. तो इवेंचुअली वो डे जब ख़त्म होता है यू शुड फील हैप्पी, बट every 5 days, 10 days later, 6 months later, when you go back to it, it should feel like shit, most of it. Rarely कुछ होगा ऐसा कि जो 6 महीने बाद भी अच्छा लगेगा, but वो भी आएगा दिन. जब वो आएगा अपने आप you will be, but for that you have to keep writing and keep reading every day. So that is the only way. बाकी realism और उसका जो तुम बोल रहे हो कि बैलेंस समझ नहीं आता है, एक और तरीका है छोटा सा. Watch stuff better than welcome. Like there are so many great films, great shows around the world which have that mix of farce and realism and तो वो बहुत सारे अब तो बहुत सारे शोज हैं, अब तो बहुत एक्सेसिबल है मतलब दुनिया. तो देखो उसमें से and you will find some ways. Inspiration is always good as a starting point. और उसके बाद फिर वो समझ आ जाता है कि अच्छा इन्होंने कैसे किया. और ज़्यादातर जो भी किया है इट इज़ अ मिक्स ऑफ वेरी पर्सनल ट्रूथ, वेरी डिटेल्ड रिसर्च एंड सम गुड ओल्ड डिसिप्लिन, बेसिकली हार्ड वर्क ओवर many days. So yeah. Hi Varun here. हाँ जी. हाँ तो as you just spoke about कि एक टोन सेट हो जाती है कॉमेडी में, ठीक है. तो लेट्स से मैं एक सीन लिख रहा हूँ जिसमें मैं एग्जैजरेशन वाला जोक ले रहा हूँ. नाउ समटाइम्स आई फील कि जब एज सर सेड के कॉमेडी इज़ ब्रेकिंग द रूल्स, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ आ गया है कि ये शो आप देख रहे हो, इसके 1-2 एपिसोड आपने देख लिया, आपको आइडिया लग गया है मोटा मोटा कि इस तरह के जोक्स इसमें आएंगे, इस तरह के कैरेक्टर्स में बात करते हैं. पर कई बार जब वो उस तरह से नहीं करते हैं, लेट्स से एक बहुत ही इंटेलिजेंट वन लाइनर्स चल रहे हैं and then suddenly something slapstick happens. In Rick and Morty, I see a joke like Tom and Jerry. That sometimes also becomes funny. So, should a writer take the risk of going that path,
या फिर क्योंकि टोन एटलीस्ट मुझसे बहुत मुश्किल से बन पाती है, एक बार एक टोन बन गई है, शुड यू स्टिक विद दैट, शुड यू स्टे इन योर बाउंड्रीज? तुम्हें पता है कि ये कैरेक्टर ऐसे बात करता है, ये 6 कैरेक्टर इस तरीके से बात करेंगे, और शुड अ राइटर टेक द रिस्क ऑफ ब्रेकिंग दैट टोन? ऑलवेज टेक द रिस्क, क्योंकि राइटिंग इज ओनली द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ समथिंग, है ना. उसके बाद आप एक्टर्स इवेंचुअली, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी बेस्ड ऑन योर राइटिंग एंड इट इज़ सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन, अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन या शो है या कोई स्केच, इवन इफ इट इज़ अ स्केच, आप रिहर्स तो करोगे ही, आप वर्कशॉप करोगे ही, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट राइटिंग फॉर कॉमेडी. अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, वहाँ पे आपके लिए फिर भी बहुत सही अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो मैंने लिखा है ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा, बिकॉज यू वर्कशॉप प्लस यू जनरली यू आर राइटिंग, यू आर परफॉर्मिंग, तो आपको पता है कि मैं ये कैसे डिलीवर करूँगा ये लाइन. लेकिन जब आप एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है. बहुत बार some good actors who have great comic timing, or they understand the material, or they find their own personal truth in the material, they are able to take it to some other level. तो वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे you give them enough, you give them what you also sometimes feel is, I don't know if it will work, I think it is probably overwritten, I think ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया है जोक को, कुछ भी हो सकता है, एंड they make it work sometimes. So एक एग्जाम्पल जो मैंने देखा था हाल फिलहाल में, सो आई रोट वन सेक्शन ऑफ अ प्ले फॉर अतुल कुमार. आइन नाम का जो उनका प्ले चल रहा है, उसमें 5 कहानियाँ हैं अबाउट 5 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई रोट ऑन सेडिशन, तो मैंने एक 15-20 मिनट का चैप्टर है, तो इट इज़ अ फुल अपने आप में एक पूरा एक छोटा सा नाटक है 20 मिनट का. तो वो मैंने लिखा था, इट इज़ अ म्यूजिकल, इट इज़ अ सटायर, और उसमें जो परफॉर्मर्स हैं उन्होंने जो किया, मैंने जब लिखा था आई वॉज ऑल्सो बिट कन्फ्यूज कि ये फ़नी है क्या, ये पता नहीं. मैंने उससे पहले कभी नाटक, मतलब कॉलेज में बहुत लिखा है, लेकिन बॉम्बे में पहली बार मैंने नाटक लिखा था. और थैंक्स टू अतुल एंड हिज टीम एंड द कंपोजर्स एंड एवरीवन हु वाज इन्वॉल्व, तो उस म्यूज़िकल था, उसमें 4-5-20 मिनट में 4 गाने हैं, और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, कुछ 10-12 एक्टर्स हैं उस छोटे से पीस में. बट द वे दे परफॉर्म्ड एंड आई वॉज ब्लोन अवे कि ओके, मैंने अच्छा हुआ कि मैंने खुद को होल्ड बैक नहीं किया बहुत सारी चीज़ों में. दे मेड इट वर्क. वही चीज़ अगर वही सेक्शन में अपने स्टैंड अप की तरह लिखता, प्रॉब्ली उसमें से आधे जोक में नहीं रखता, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं वो पुल ऑफ कर सकता हूँ. एक तो गाने वाने थे, तो जो वो कभी नहीं कर सकता हूँ. मैं अपनी फिल्मों के गाने नहीं गाता हूँ, तो ये तो सवाल ही नहीं था. बट उसके अलावा भी देयर वर लॉट्स ऑफ स्टफ विच वर strangely slapstick, like someone speaking in high pitched tone, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, और ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें थी. बट दे मेड इट वर्क, सो डोंट होल्ड बैक बेसिकली. Sorry, I just have another quick question, which is also leading to what you just said. तो as you said कि stand up अगर आप कर रहे हो, या आप let's say इंस्टा पर रील्स बना रहे हो, और आपको पता है कि यू आर इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ व्हाट यू हैव रिटन, आपने ही बोला है, आप ही उसे बोलने वाले हो, और आप ही उसको एडिट भी करने वाले हो. तो समटाइम्स व्हाट यू लाइक यू जस्ट सेड के इट शुड बी पर्सनल, योर कॉमेडी शुड बी पर्सनल. आपको पर्सनली लगता है कि फ़नी है, आपने सुनाया, लोग हंसे, नहीं हंसे तो आपको पता चल गया फ़नी नहीं है, आप घर गए, आपने उसको रिवर्क किया. नाउ व्हाट हैपन्स इन राइटिंग विथ मी समटाइम्स इज़ के मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये बहुत फ़नी है, मैंने अपने राइटिंग रूम में सुनाया या मैंने अपने प्रोड्यूसर को सुनाया, उन्होंने बोला लेम है यार, नहीं चलेगा. बट आई फील कि ये फ़नी है. और कभी कभी इसका उल्टा भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये उतना फ़नी नहीं है, पूरी राइटिंग टीम को लग रहा है कि नहीं ये फ़नी है, ये चलेगा. नाउ आगे चल के इट कैन बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. मुझे नहीं पता एक्टर कैसे परफॉर्म करने वाला है, मुझे नहीं पता डायरेक्टर कितना निकलवा पाएगा. तो व्हाट शुड बी द पैरामीटर वाइल यू आर राइटिंग? शुड यू स्टिक टू कि नहीं, मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई ये फ़नी है, यू शुड गो, यू शुड फाइट योर बैटल जितना आप कर पाओ. शुड दैट बी द वे, और शुड यू बी टेकिंग फीडबैक सबका, और आपने अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे थोड़ा नीचे करके बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनकी बात पे तवज्जो दिया, और आपने सबका मिल के कुछ लिखा, जो कि अभी भी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो सकता है, बट यू स्टिक विथ योर रूम, यू स्टिक विथ द माइंड्स दैट यू आर वर्किंग विथ. शुड दैट बी योर अप्रोच, और शुड वाइल राइटिंग फॉर अ वेब शो और वट एवर डिपेंड्स ऑन एक्चुअली
इस समय अपने करियर में तुम किस स्टेज पे हो, ठीक है? ये ना हो कि लड़ने की वजह से मैं बोल दूं तुमको नहीं नहीं स्टिक टू योर वॉइस और फिर तुम वहाँ से निकाल दिए जाओ राइटर रूम से, ये नहीं होना डर चाहिए, ठीक है? निकलने से ज़्यादा इसका है कि लैंड क्या करने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो अल्टीमेटली every writing is personal voice, but when you are in a writer's room and when you are working for someone, maybe there is a director who is eventually going to be the showrunner or something, फिर वो वहाँ पे थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज, तो वो उसमें आपको करना पड़ेगा। उसमें अगर तुमने ही लिखा है और सामने वाला बोल रहा है कि ये फ़नी है, और तो तुम क्यों बोल रहे हो फ़नी नहीं है? तुमने ही लिखा है ना, तो या तो ले मत जाओ जो तुमको फ़नी नहीं लग रहा है, या तो ऐसा है कि तुम ही सारे लिख के ले गए हो 10 चीज़ें, उसमें से 5 उनको लग रहा है फ़नी है और 5 नहीं लग रहा है फ़नी है। जो नहीं लग रहा है उस पर थोड़ा सा फाइट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, लेकिन तुम वो चीज़ें क्यों ले जा रहे हो जो तुमको ही फ़नी नहीं लग रही हैं, वो मुझे नहीं पता। दूसरा, तुमने स्टैंड अप कॉमेडी और रील को जो कंपेयर किया ना, कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस बना रहे हैं इसके लिए, मैंने सॉरी अबाउट दैट गाइस। हाँ मतलब रील जो है ना वो टुच्ची चीज़ है बहुत। हाँ, उसको स्टैंड अप कॉमेडी हाँ कर रहे होंगे स्टैंड अप कॉमेडियन, वो ठीक है, कोई पैसे देगा मैं भी करूँगा, लेकिन पैसे के लिए मैं मतलब देख रहा हूँ वैसे कोई ऑफेंड हो रहा है क्या इधर, तो real अच्छी बात की आपने। पैसे But I के think what he's also saying, and I think that again, like someone else also asked the question, and I think that, you know, like of course, like he said, you know, कि stand up जब हो रहा है तो that's a very personal thing. You're writing, you're working, you're workshopping, you're going. The moment you're getting into more and more collaborative processes, and when we are talking about shows and films, sometimes something is funny or not funny right up to the edit. Like honestly, like actors, yes, very important medium, because there's going to be give and take. They're going to work with your material differently. A director is going to envision it differently. Sometimes it doesn't work till the edit table. Like right at that point, sometimes the timing is not only of the actors. Timing is also the way, if it's something for camera. On stage, of course, it's live and in the moment, and it's how you're playing off each other, you know. But the thing is, I think with your complete sincerity and honesty, you do your best, what you believe in, what you like the most, and put it out there. And then, fortunately or unfortunately, there is an act of letting go that does take place, because it will run its own course. And that does happen. And that's something, I think what happens is that it's nice to be idealistic and hold on to it. But like he's saying, that's if you have control till the last stage. If you don't have control till the last stage, because of whatever stage you are at or because of whatever that project is, then you're fighting a battle which is just giving you anxiety at the end of the day, because it is something that you are, and you know, we deal with this as playwrights, we deal with this as series, you know, when we are doing a show and it's written by someone else. Now of course he's directing, say, films that he's written himself, but he has written things that other people have gone and done, and say like in the play it got better. I'm sure he's dealt with, and I've dealt with things where it's got worse. You know, I'm sure there are writers who hate how I've directed their work, you know, but at the end of the day, those writers also, if they see the audience reacting to something, they're like, oh, okay, maybe there was something here that kind. So it's a big give and take all the way, but you've got to put your best foot forward. You're doing your best in terms of what you can at that point of time. If you can see it through to the end, then control everything. But otherwise, there is an act of letting go that has to happen. Yeah, correct. That's a very good point. Letting go. Hi. Life of हाँ ना, या राइटर्स को वही सबसे ज़्यादा वो सीखना होता है कि लिख दिया, It's a bitter pill to swallow, स्वाहा। but अब थोड़े बाल भी सफेद हो गए ना ये सब करते हुए तो. Hi, so you were talking earlier about how comedy is great at expanding the mind and allowing people to take in new information. So why is it that so often in Indian comedy movies you reach a point where like 95% through this really funny film, you reach this 5-minute weepy, serious bit where the thematic, where the themes are conveyed to you. If comedy is the vehicle the whole time, why is it not the delivery method? Is it that people fundamentally believe that comedy is frivolous? ये आपने बहुत सारी रोहित शेट्टी की फिल्में देखी हैं, उसी में होता है, उसी It's में all होता of है। Ayushmann Khurrana's films also to an अच्छा, extent, आयुष्मान and खुराना so many modern comedies which do very well and are very funny. हाँ मतलब I So can why only then? give a theory. I don't know why they do it and you know what's the whole whatever logic behind it. मतलब my theory is simply because you already said it. Indians are a bit generally, मतलब लोगों को लगता है कि कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी देख के आ गए तो थोड़ा सा हमने पैसे वेस्ट कर दिए टाइप्स या कुछ,
एक फीलिंग है ज्ञान देने की, जो हमारे जो मतलब बेसिकली वी आर अ नेशन ऑफ अंकल्स ना, तो वो ज्ञान तो देना ही है। और आई थिंक इट कम्स फ्रॉम गुजराती थिएटर ऑल्सो। उसमें हमेशा ये एक बहुत टेम्पलेट सा है कि बहुत भयंकर कॉमेडी और फिर एक सोशल इशू लास्ट में 10 मिनट में तुमको एक समझा के भेज दिया जाता है। तो आई थिंक दैट्स probably also one of the reasons, but also what you are talking about, Ayushmann Khurrana films like yeah maybe Bala and all you are saying ना, जिसमें लास्ट में थोड़ा अचानक से सीरियस हो जाता है। हाँ, वो आई थिंक आदत सबको, या तो थोड़ा इनसिक्योरिटी है कि सिर्फ कॉमेडी के थ्रू पूरी कहानी बोलने से वो नहीं आएगा। प्लस आई थिंक दूसरा एक और आई थिंक स्क्रीन प्ले रीज़न इज बिकॉज द कैरेक्टर्स behave in such a major asshole manner through the film. They have to be redeemed as heroes and heroines. तो वो रिडेम्पशन उनका तब तक नहीं होता जब तक वो रोते नहीं है लास्ट में। तो वो रोना पड़ता है, उससे रिडेम्पशन हो जाता है। लोग सोचते हैं यार ठीक है हरामी था लेकिन आदमी दिल का अच्छा था टाइप से ना, वो लास्ट में वो फीलिंग आ जाता है। तो आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज ऑल्सो वन स्क्रीन प्ले रीज़न। डजंट हैपन इन like good comedy films. For example, so Piku is one, like I think it was a funny film. It was a great narrative arc and all, and still it didn't say much in the end. It just let things happen in the end. So wo I think same for Vicky Donor also. I think most of it was, I mean, it was not suddenly going into a VP zone. So both of them Juhi Chaturvedi. So that is also one reason. But yeah, there could be some other films जहाँ पे थोड़ा, रोहित शेट्टी फिल्मों में तो बहुत होता है। इनफैक्ट पहली गोलमाल 1 देखी थी मैंने, उसमें तो मतलब वो फुल कॉमेडी लास्ट में अचानक से वो कुछ भयंकर मतलब रोना धोना था उसके लास्ट में। तो हाँ वो हो सकता है। Yeah, so I find this problem while writing is initially you try to set up where the protagonist is relatable, likable, rootable, and attachable. But then when you start making it funny and comedy, the character acts stupid and all, and then there is a detachment that happens. And subconsciously you want, like comedies, you should not. Thank God it's not happening to me. It's happening to the other character. So as you go on building up, that detachment happens. So all the menace of setting up and likable and all goes out. So that balance I have difficulty to bridge or take it right. थोड़ा और elaborate करोगे, मुझे नहीं समझ ही नहीं आया ठीक से। So starting में you have to create whether the character is likable, rootable for us to follow the journey. But you don't have to do that in any case. You have others. Why will they be interested in to watch the story of the protagonist? No, see, okay, I also feel that, the thing is that we are constantly talking about like not letting rules get in the way of stuff. The moment you say that I have to achieve something, my protagonist has to be likable, I think what is important is why are you telling that story? That's the larger picture. कि वो अब क्या है ना कि I think the time of, these are good benchmarks to have when you're reading like these essential tips of the internet. कि what are the 10 things you need in a screenplay. कि 10 मिनट के मार्क पे अगर मुद्दा नहीं आया तो फिर मतलब कोई आपकी पिक्चर नहीं देखेगा. These are good to do a check, but they are not the Bible. You don't have to follow that you have to tell a story that you're being honest to. The moment you're setting yourself up to saying कि यार my protagonist has to be likable, आप खुद पे बहुत प्रेशर डाल रहे हो. आप उसकी कहानी जो बता रहे हैं किसी वजह से बता रहे होंगे. There are a lot of, I can't think of examples right now, but there are examples of protagonists that are not likable, and those are extremely entertaining films as such. So I think the fact that you're putting a restriction on yourself is always where you'll find yourself struggling. कि मैं ये कर रहा हूँ, उसको likable बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में वो comedy कर रहा है तो उसके साथ मैं detach हो रहा हूँ. Or call it rootable. उसके लिए organic है. Let's call it rootable, or somebody you attached to. You get my point, and connected to. And then later on, once he starts doing the stupidity to become funny. Are you connected to the protagonist? Of course, yes. While you're writing. Yeah, of course. So when your protagonist is doing that stupidity, yeah, are you connecting to that? I'm of course to the whole universe in the story. But you're finding the justification for that. Yeah. You know your protagonist. Yes. Your protagonist is, you like him. Yes. You relate to him. Yes. When he's doing the stupidity, he's doing something you believe he should be doing, right? To be funny. And take Is the that plot the for motive? it. Or is it helping Part of the story? plot. It helps the story because it's weaved with the plot.
Right. So I'm saying that as long as you can see that journey and you can see it justified for the protagonist. I mean, I don't know. Correct me if I'm wrong. आप लिख दो उसकी फिल्म क्रिप्टिक कोड में ना वो लिखवा रहा है सोल्यूशन नहीं है सॉरी मैं बट आई एम सेइंग कि ये रूटेबल और रिलेटेबल और लाइकेबल क्यों होना कोई जरूरी नहीं है ऐसा क्या है मतलब कैरेक्टर सिर्फ रूटेबल लाइकेबल रिलेटेबल होगा तभी वो उसकी कहानी कही जा सकती है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है अच्छा शोले फॉर एग्जांपल कौन उसमें रूटेबल है 5 जो और सबसे ज्यादा बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर कौन सा है गब्बर सिंह का है ना मतलब मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा मतलब समवन हु हैज आउटलिव्ड एवरीवन एल्स एंड हु हैज अ लाइक हु इज द मोस्ट कैरिज्मेटिक कैरेक्टर एंड ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें रूटेबल लाइकेबल है या कोई भी मतलब अभी इंसेप्शन ले लो या आई डोंट नो फाइट क्लब ले लो उसमें कौन लाइकेबल था पूरी फिल्म में कोई भी नहीं था इट्स नॉट अबाउट रूटेबल और लाइकेबल पीपल फाइंड वेज टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर इफ कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू एन इंटरेस्टिंग जर्नी that's all and the journey is in a world which is new we always want new experiences we don't want अच्छा मेरे जैसा कोई है और मतलब ऐसा नहीं होगा ना अभी कैरेक्टर अभी मुझे जो 5 चीज़ें पसंद है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठीक है वो एक पर्टिकुलर तरह की किताबें होंगी एक पर्टिकुलर तरह की फिल्में होंगी एक पर्टिकुलर तरह का खाना होगा और एक पर्टिकुलर तरह के लोग होंगे कि ठीक है ये इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है या अभी वो फिल्म में वही मुझे दिख गया तो क्या मैं मतलब सिर्फ उसमें मैं खुश हो जाऊंगा या सिर्फ वो बाकी चीज़ों के अलावा भी ये होगा तो विल इट मेक द कैरेक्टर मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी नो इट विल प्रॉब्ली मेक इट मोर बोरिंग फॉर मी आई वुड लाइक टू सी अ वर्ल्ड विच इज completely out of my imagination that's why Jurassic Park और films like those you know so एक तरफ वो है बहुत ही extreme example Jurassic Park जैसी huge films और एक दूसरी तरफ है डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई जैसी थोड़ी आर्ट हाउस फिल्में हैं बट इट्स अबाउट अ गाय हु इज यू नो हु कांट स्पीक and he's now in a vegetable state and he still has to communicate he still has to live his life I don't relate to I don't you know I have no connection with these characters और थ्री कलर्स में अगर ब्लू ले लो आप जो पहली फिल्म है किस्लोस्की साहब की अब उसमें दिस वुमन इज गोइंग थ्रू अ ट्रेजेडी एंड I don't relate to that tragedy at all. I have to imagine myself into that tragedy. I can very well imagine myself going to that island to see dinosaurs in Jurassic Park. We just need a well detailed world. वो दुनिया हमको रियल लगनी चाहिए वो दुनिया हमको फैसिनेटिंग लगनी चाहिए रिलेटेबल और उसमें ट्रूथ उस तरह का ट्रूथ की ट्रूथ तुम्हारे अंदर से आएगा जो भी तुम लिखना चाहते हो तुम क्यों वो कहानी वो कैरेक्टर क्यों उस जर्नी पे जा रहा है उसका इंटरनल लॉजिक शुड मेक सेंस नॉट दैट आई शुड अभी एक कौन सी फिल्म है वो नाम भूल गया मैं उसका सोलर समथिंग वो सन पे वो लेके जा रहा है स्पेसशिप कि हम सन में जाएंगे वो एक एडवेंचर टाइप फिल्म है कौन अपने राइट माइंड में सन पे जाता है वो हीरो है उस फिल्म का है ना और वो पूरा मिशन है सूरज में जाके वो स्पेसशिप घुसा रहे हैं लास्ट में बट इट वर्क्स बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स देयर इट्स नॉट रिलेटेबल और लाइकेबल एंड देन द कैरेक्टर फॉल्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ओल्ड 3-act structure of a guy who has fallen from grace and then he redeems himself or herself jo bhi that's absolutely not needed in fact most of the films you yourself like if you make a list of 20 films you like probably usme 2-3 filmon mein structure dikhega tumko so don't go by those old ideas and don't you know whatever lure my friend into writing it for you You just don't feel the pressure to have a rootable, likable, and also don't feel the pressure कि कॉमेडी करनी है इसलिए ये डाल रहा हूँ अगर वो नेचुरली नहीं आ रहा तो फिर वो बाजीगर हो जाएगा तो कि मतलब वो हमने डाल दिया एज ये यहाँ पर oh sorry है यहाँ then it will become like a gimmick it has to come naturally so don't feel the pressure of that so yeah
सर सॉरी टू इंट्रूड, मेरा क्वेश्चन आपसे आकर सर, कैन यू गिव एनी टिप्स ऑन डायरेक्टिंग कॉमेडी, क्योंकि उसका कुछ मटेरियल मिलता ही नहीं इंटरनेट पे, सर ढूंढ ढूंढ के थक गए, कुछ नहीं है सर. Actually है. There is a very detailed interview and notes of Gene Wilder about directing comedy. And Gene Wilder is a comic genius. And you should look that up. And Gene Wilder has spoken about how, of course, he used to be the actor also. So he had a little bit of control. But there is a wonderful chapter in that where he talks about directing actors other than himself. In terms of, and I think because he was such a great comic actor himself, I think he was dealing with the कि मैं इनसे अपनी तरह ही करा रहा हूँ. But he realized that was a big mistake. Because everybody comes from I think, see, there are again no rules. There is no way that you will have, there's no formula for that. Casting is half the battle won. When you cast right, and sometimes it's not about the person who's kind of being funny. Sometimes it's about the person reacting to that person. That's what's funny. Sometimes when you see the reaction कि ये deadpan expression चला गया कि ये क्या कर रहा है, that's what's funny. That is a very, I don't think there's actually any way to teach that. That's a very in the moment thing. And again, like, you are your own barometer. It has to be funny to you. When those two actors are playing off each other and what they are doing over there, you have to find it funny. And that's very different for anyone else because energies are different, timings are different, बोलने का ढंग अलग होता है. So there's no, but you've got to like it. You've got to believe that it's kind of landing, and you've got to use your tools, not as an offensive thing about actors, but they're your tools. And you've got to use them to kind of give you the best output. And that varies from scene to scene, line to line. There is no way that you can learn that barring practicing, being in a room with actors, which is a great experience in itself. So it's a book or No, it's a very long interview. It's like one of those, हम master class कर रहे हैं ना, वैसा है क्या? अच्छा, Gene Wilder का, हाँ, online somewhere. online somewhere. Okay. बढ़िया. हेलो सर. सर हमने बैलेंस की बात की अभी यहाँ. हाँ. वाइल राइटिंग डार्क कॉमेडी, अगर हम कोई डार्क कॉमेडी लिख रहे हैं तो सर वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? लाइक बहुत बारी ऐसा होता है कि इफ़ यू आर राइटिंग अ सीन जिसमें आप कॉमेडी भी करना चाह रहे हैं बट साथ में मर्डर्स भी हो रहे हैं, लाइक फार्गो, जहाँ मर्डर्स हो रहे हैं और हमें हंसी भी आ रही है. सेम गोज विथ, तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? बिकॉज मैंने फार्गो देखा और उसके बाद एक इंडियन सीरीज देखी. अनलकीली उसमें ये हुआ कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में द सेटअप वाज गुड बट देन जैसे आते आते पूरा रायता हो गया फिर में. तो ये बैलेंस कैसे नाम नहीं लूँगा तो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है कि जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर्स को ये भी देखें कि आपके कैरेक्टर्स मर्डर कर रहे हैं और एक हंसी भी आ रही है ऑडियंस को. अब ये तो बहुत स्पेसिफिक सा तुम्हारा सवाल है. ऑलमोस्ट फील्स लाइक बिकॉज क्या होता है कि सेट पे भी बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है. हाँ. तो वहाँ जो आपका इंटेंशन था जो सीन लिखने का वो वैसा रहता नहीं है और फिर इवेंचुअली जाके ना डार्क रहता है ना कॉमेडी रहता है. तो हाँ, अब देखो वो मिस इंटरप्रिटेशन होगा सेट पे, वो तो पहले तो मान के चलो क्योंकि जो तुम बोल रहे हो बहुत ही स्पेसिफिक सा सिनारियो है. बट जनरली बैलेंस कैसे बनाना है वो अगेन ऑल ऑफ इट इज़ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू न्यू टेरिटरी. तुम फार्गो तो हो गया, ठीक है, फार्गो तो तुम दोबारा नहीं बना रहे हो या नहीं लिख रहे हो. जो तुम लिख रहे हो वो कोई नई दुनिया होगी. अब उसमें अगेन एक चीज़ जो कोशिश कर सकते हो, जो कॉमेडी में भी हम, जो मैंने शुरू में बोला था, कॉमेडी में द वे टू डू डार्क जोक्स इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस. अगर आपकी एम्पैथी सही जगह पे है ना, if you are empathetic to the right character in that scene, even if it is something very bad happening to the right character, to the good person, और कोई है आदमी जो बहुत ख़राब है और वो उसको मारने, जो फार्गो में जैसा, मतलब the dark comedy is basically trying to chop the body and then not being able to, the machine is not working and all that, bizarre things happening. तो जिसके बहुत सारे वर्जन्स हिंदी फिल्मों में कई बार हुए हैं. मतलब एक बहुत ही उसका सिमिलर वर्जन आई वुड से शोले में गब्बर सिंह ट्राइंग टू किल दीज 3 guys, है ना, और वो गोली नहीं चलती है एंड देन फाइनली ही किल्स ऑल ऑफ देम. बट देयर इज दैट मोमेंट विच वेयर ही इज ट्राइंग टू किल 3 of his men and he is playing a game of Russian roulette with them and all that. तो बिजारनेस है वहाँ पे.
ठीक है, लेकिन तुम्हारा एम्पैथी या सीन का पॉइंट क्या है, इंटेंशन क्या है? अगर तुम वो सीन का इंटेंशन सिर्फ कॉमेडी रखोगे, इट विल प्रॉब्ली बी नीदर कॉमेडी नॉट डार्क. If you have the intentions correct and if your empathy is with the right person, then you can probably play with the balance, and then eventually, of course, how the director sees it, how the actors see it, and then how the background composer and the editor sees it, वो बहुत सारी चीज़ें फिर वो उसको बदल सकती हैं. But और दूसरा ये है not to be misinterpreted or wrongly interpreted, write with as much detail as possible. अगर 4 लाइन में लिख दिया, खास करके जो मुश्किल सीन्स हैं जहाँ तुमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, या जो भी जहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वहाँ जितने ज़्यादा डिटेल में लिखोगे, हाउ जावेद अख्तर एंड सलीम खान यूज टू राइट, दे वुड राइट शॉर्ट ब्रेक डाउन ऑल्सो इन देयर स्क्रिप्ट्स. सो in fact a lot of their scripts came with short breakdowns so that पूरा लिखा होता था ये वाइड है, वाइड पे ये डायलॉग आएगा, फिर क्लोज पे ये डायलॉग आएगा, यहाँ पे ये ट्रैक लगेगा, उस पे ये डायलॉग आएगा. वहाँ उतनी डिटेल ठीक है, आप हमेशा हर डायरेक्टर अप्रिशिएट भी नहीं करेगा कि आप इतना मेरे को शॉर्ट ब्रेकडाउन आता है, मेरे को मत बताओ. बट यू कैन स्टिल बी मोर डिटेल्ड एंड देन सी हाउ यू नो इवेंचुअली, मतलब 2-3 बार फेल होने के बाद ही पता चलेगा कि ये बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देख अगेन वही है कि ये सब, इफ़ यू लुक एट द ब्रॉड स्ट्रक्चर and focus on that and don't focus on 1 or 2 scenes कि अच्छा ये scene, because if it works and if it works in the flow, something which you feel maybe you know are not looking right, अभी मेरे को वो balance ठीक नहीं लग रहा है, वो set पे भी आ सकता है, वो workshop के साथ आ सकता है. There is no 100% complete script when they go on the shoot. There is always, हमेशा वो right एग्ज़ाम में जैसे बच्चे के हाथ से लास्ट में टीचर जो छीनती है ना कि हो गई, घंटी बज गई, तो अभी नहीं लिख सकता, और वैसा ही होता है हर स्क्रिप्ट राइटर के साथ. वी आर नेवर हैप्पी, वी आर नेवर फुल्ली कंप्लीटेड कि हाँ हो गया, ये अब है, इसको बना दो. यू कीप री राइटिंग. सो इवेंचुअली यू बेस्ट वेज have a good relationship with the director and collaborate with them on the workshops, on the sets, be there and then see how the scene is kind of getting developed on. There are some scenes, there will always be like 10% of the script in a very good scenario, 10% of script होगी जो लगेगा आपको कि ये कमज़ोर है, ये पता नहीं इसका क्या. तो हमेशा जो फिल्म में ये बोला जाता है एडिट पे देखेंगे, तो वो एडिट पे देखेंगे, नहीं तो पोस्ट में देखेंगे, नहीं तो हाँ VFX में देख लेंगे. ठीक है, अभी एक कौन सी फिल्म का मैंने, दबंग में सलमान खान एक सीन में चप्पल पहन के दौड़ गया, चप्पल पहनी हुई थी, वो पहले किसी ने पूछा, उसने ही पूछा DOP से कि यहीं तक है ना शॉट, उसने बोला हाँ सर यहीं तक है. वो फिर वो जब शॉट लगा, डायरेक्टर आया, डायरेक्टर ने बोला वाइड लगा दो, लेकिन अब इसको बोले कौन कि सर चप्पल नहीं, जूते पहनने, आप पुलिस यूनिफॉर्म में हो, हवाई चप्पल पहन के. उन्होंने वाइड ले लिया, हवाई चप्पल पहन के वाइड ले लिया, दौड़ रहा है. हाँ पोस्ट में देख लिया फिर, और क्या, VFX में जूते बनाए गए उसके. तो वो हो सकता है सलमान के लिए, तो राइटर्स के लिए भी थोड़ा बहुत तो VFX कर ही सकते हैं, अगर तेरा सच में बैलेंस बिगड़ा है तो हो जाएगा. I think last few questions. Yeah, last couple of questions. Hi, I'm going to borrow what you just said, Varun, और जवाब मुझे आकर्ष प्लीज़ आप देना. So I'm only gonna pick examples from your own work journey. Let's say राम सिंह चार्ली, जिसका पोस्टर इज़ अ सर्कस शॉट, जिसके ऊपर चेहरा है दिव्या दत्ता का, जिसके ऊपर चेहरा है who's this gentleman? Kumud Mishra. Yes. So I really, when I watched this film, I thought it's gonna be a comedy film. But मैंने उसमें 3 दिन की I know आप टर्शरी रोल में थे, बट आपकी वर्क जर्नी में मेरा है. ना फिल्म पे ना पोस्टर पे कोई ये था, तो But I am only going to bring up whatever I see in your work journey. yes. तो मुझे लगा ये कॉमेडी फिल्म होगी, मगर वो नहीं थी. इनफैक्ट मैं बड़ी दुखी, बड़ी उदास और बहुत रो के हटी. फिर एक आपकी और फिल्म है कारवां. अच्छा ये आपकी है ना? हाँ यहाँ मैं या तो इट्स अबाउट द डेथ ऑफ पेरेंट्स. Yes. इट्स अ वेरी 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 सैड टॉपिक. और जब मैं ये देखने बैठी, मैं फुली प्रिपेयर्ड थी, टिश्यूज एंड एवरीथिंग. बट उसमें एंट्री होती है इरफान खान की, हु इज़ अ फनी कैरेक्टर,
इनफैक्ट दे गेट क्रैश अ वेडिंग जहाँ वो गलती से शादी में घुस जाते हैं. दैट्स थ्रू एंड थ्रू अ फनी सीन. एवरीवेयर इट्स ऑल फन. तो एक ऐसी पिक्चर भी है जिसमें कॉमेडी इस तरह इंजेक्ट की गई. अब आता है ये मेरी फैमिली, जिसमें आई थिंक इट्स माई बचपन. हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं, आई एम सो श्योर. बट इसमें एक जो बच्चा है, द मेन गाय विशेष बंसल, वो कैमरा में देख के जो कमेंट्स देता है ना, जो हमारे मन में हमारी मम्मी पापा के अगेंस्ट चल रहे थे, दे आर द फनी एलिमेंट्स. पूरी फैमिली वाला सीन है, उसमें कहीं कुछ फनी नहीं है एक्सेप्ट फॉर वट एवर दिस गाय इज सेइंग इन टू द कैमरा. सो आई एम सेइंग ये तीनों चीज़ें आपकी उससे निकाली हैं. ये तीनों चीज़ों में कॉमेडी का रोल, कॉमेडी की प्रेजेंस और कॉमेडी का पैकेजिंग में रोल कितना डिफरेंट है. तो माई क्वेश्चन टू यू इज़, बिकॉज आई एम फेसिंग दिस ब्लॉक पर्सनली, व्हेन आई सिट डाउन टू राइट समथिंग, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास ये सिर्फ स्टेनो वाले राइट्स हैं कि टाइप कर दो, डायरेक्टर ने बोला टाइप कर दो, या मुझे ये वाली अगर विजडम है, और मे बी इफ़ आई एम वेरी फुली कन्विंस्ड अबाउट कि ये सिर्फ लड़का कैमरे में देख के फ़नी बात बोलने दो, बाकी सब ठीक है. I mean to ask you, as a writer, can I take the decisions? Do I have the decisive capability or liberty to decide कि इस whatever, क्योंकि आपने बोला था वरुण कि एक larger picture की tonal correctness होनी चाहिए. वो 12-15 मिनट का गेम है, उसके बाद आप टोन्स नहीं सेट कर सकते. तो शुरू के 12-15 मिनट में अगर मुझे लगता है कि मैं एक सर्टेन टेक्निक से कॉमेडी इंड्यूस करना चाहती हूँ अपने सीन में, कैन आई डू दैट? कैन आई लॉक हॉर्न्स विद द डायरेक्टर इफ आई हैव टू? Or do I have to just throw my head down and keep typing? No, I'm really facing this block. Well, I mean, I hope you can do that. Otherwise, why are you doing it? I mean, No, I mean, you should be doing exactly what you want to. And nahi, bilkul. Like, I mean, if you visualize something Yeah. that you think works. See, now locking horns with the director now is a case-to-case situation. Now you've written something and it's come to the director, and the director thinks that this talking to camera is not working. For example, then मतलब वो अपनी दलीलें पेश करेंगे, आप अपनी करेंगे. They'll maybe try it out and see. Again, it depends on the relationship you have with that director. Like how much can you convince that person? They might turn around and say that since ye meri family, it's happened in 30 shows. So we don't want to do it anymore because it's a done to death situation. You have to see what their point of view is. But the thing is, you have to write down what you think is the best in that situation. Like you have to say that I am convinced that this is going to work. Now, when you're talking about a thing like Karwa also, for example, actually Karwa started for me also from a very what the fuck moment, where in the Gulf there was a situation where two bodies were exchanged. किसी को गलत body मिल गई. अब वो tragic बात है, but मैं बहुत हंसा वो पढ़ के. मैं बोला ये तो बहुत funny है यार कि मतलब डब्बा खोया कोई और था. तो वो मतलब and it's shocking मतलब कि, but the thing is that is the confidence that we took forward with the film. That see, even before Irfan Saab comes in, the thing is the premise of the film is so bizarre. The first laugh of my film does not come at Irfan Khan. The first laugh of my film comes के आपके पापा मर गए आप ले लो. And it's like, what? The insensitive The calls. insensitivity of a government office in that sense. So that's the tone was set. Then even Irfan's character. Now the thing is that Irfan's character is inappropriate, but it's all driven by pathos. By the end of it, Irfan's got a backstory which is the worst backstory of the three of them. So in that sense, that we had set the tone that the lens, और ये काफ़ी लोगों का पूछा था कि हम जिस नज़रिए से देख रहे थे वो हमारे लिए फनी था. We were looking at it as कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा कि यार क्या है ये कोई सुपरमार्केट थोड़ी, आपको चेक करना चाहिए था ना ले जाने से पहले कि आप क्यों ले गए. नाउ दैट्स फनी टू अस, बट जैसे चाइना में मेरी पिक्चर नहीं रिलीज हुई बिकॉज चाइना में दे डोंट मेक जोक्स अबाउट डेथ. इट्स अ कल्चरल थिंग that they don't want to do that. Now, that was an audience we lost in that sense. But having said that, and yes, we faced this also, like younger audiences loved the film. Older audiences said, oh, they've just burnt the pyre and then they're having dinner and playing cricket. ये क्या logic है? ऐसा तो होता ही नहीं है. But that was the conviction we had, that we are telling a story about characters who can be detached enough to kind of find the bizarreness in a situation. You know, and those characters exist because I know them. So that's my conviction. And like Varun said, I think 10 other people know them. I'm sure. So but that's the conviction you've gone from the beginning in terms of that. So if you are writing and you feel that something is working, of course, and if you believe in it, you have to fight for it. But you have to be open to, again, it's not the best advice to give when you're trying to be idealistic, but you have to be open to logical discussions about stuff. It depends again, like you're saying, which part of your career you're at. You know, how much work has the person talking to you done? How much work have you done?
Are they coming from a good place? Are they coming from a bad place? Is it just an ego saying, no, I don't want to use this? Or is it coming from well-learned experience? That, you know, so... No, I get that. I get that. In fact, being a newbie in an industry like this where there are 50 people sitting here, come on. Mad competition. More, I think. I mean, they said it was a better house than I don't know. मैं जहाँ से देख रही हूँ 50 दिख रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि वो लॉजिकली अगर बहस करनी पड़े करो, मगर मेरा क्वेश्चन अभी भी पैकेजिंग को लेके अटक जाता है कि सिर्फ पैकेजिंग फनी रखूं, सिर्फ टेक्निक फनी रखूं, या आउट एंड आउट कॉमेडी कर दूं. ये वाले डिसीजंस जो होते हैं, कैन आई हैव अ से इन इट और डू आई हैव टू बी द स्क्रीन राइटर हु इज जस्ट अ टाइपिस्ट? I would hope there's never a situation where you have to be a They're screenwriter that is more a often- typist. more often so than I the would like answer to to your admit question there is no. Don't be a stenographer. Thank you. That is the answer to your question. If you want Thank you. validation, yes. Thank Please you. don't be a typist. Yeah. Please don't do that. How that how that affects your life later, I can't take any guarantees. No. It could get very difficult. But the point is, no. Please stand by what you believe in, and please don't be writing stuff क्योंकि for someone these else. 3 example films are how I just proved कि पैकेजिंग में कॉमेडी की परसेंटेज चेंज हो रही है तो भी चीज़ का नाम कॉमेडी है और उसको बायर्स मिल रहे हैं, उसके कंज्यूमर्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी जिद से हट के थोड़ा कुछ कर दोगे तो फिल्म बिक नहीं रही या कोई देख नहीं रहा. यार ऐसा राम नहीं सिंह है. चार्ली तो बहुत देर तक नहीं बिकी. और राम मैंने सिंह तो चार्ली first day, तो first show देख डाला. एक्चुअली क्या है कि इट वाज नेवर पिच्ड एज अ कॉमेडी. राम सिंह it चार्ली is की not. आप अगर आप उसका ट्रेलर देखें, इट्स मतलब वो तो Sad. ऐसा 2 बीघा जमीन लगता है यार वो कि मतलब आदमी स्ट्रगल कर रहा है. सर्किस द होल आयरनी इज कि सर्किस का क्लाउन है, चार्ली चैपलिन है. दे टुक द चार्ली चैपलिन पैथोस टू नेक्स्ट लेवल. उसमें दे फाउंड मोमेंट्स ऑफ बिजारनेस कि क्रिकेट में मैस्कॉट बन के खेल रहे हैं कि ये करना पड़ रहा है क्लाउन को. उन्होंने उसमें ऑकवर्ड ह्यूमर ढूंढ लिया. बट वो कहीं पे पिचिंग में भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि आप सर्कस देखने जा रहे हैं. नहीं. तो आई थिंक कि वहाँ तो वो था नहीं. वहाँ तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर थी. बट दे हैड अ बिग स्ट्रगल. इट टुक देम 4.5 years टू रिलीज दैट फिल्म. सो that's every independent journey. Again, there's no and we are all facing it at all points of time. So but you do what you can with the best intent. So do it. Don't be a steno. Okay. Yeah, here. Hello. So you mentioned that good writing requires good research of human behavior, social structures in general. So, and good research means it's free of bias, the researcher's bias, right? So when you're writing, how do you make sure that you're not imposing too much of your perspective on a situation, but you're also maintaining like a strong voice as a writer? ये मतलब ऐसा मुझे मुश्किल नहीं लगता है ये काम की. ओके, to come across as balanced. If you're balanced in real life, you will be balanced. मतलब ultimately you don't have to work on paper if you work on yourself generally in life. So if you are whatever, reading enough, doing enough research from all sides and cutting bias as much as possible in general in life, तो वो अपने आप वो राइटिंग में भी होगा. if your moral compass is strong in normal life, it will show in the writing. You don't have to impose your politics in the writing if you generally are aware of what the politics is of your own and of your country and of your society. तो उसमें ऐसे अलग से मुश्किल नहीं होती है. और वो सही सवाल है आपका कि ये दिखता है बहुत सारी चीज़ों में. सो देर आर दीज फिल्म मेकर्स हु आर सपोजिटली द राइट विंग फिल्म मेकर्स एंड यू कैन सी द बायस इवन व्हेन दे आर टेलिंग अ स्टोरी विच इज़ अ नेसेसरी स्टोरी, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ a real tragedy, and then still you see the film and you feel okay, it is a majorly biased telling of a very important story which could have been equally powerful if told without bias. But वो करते हैं. और ठीक उसी तरह से लेफ्ट या लिबरल साइड में भी ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर हैं who are obviously biased only for one particular, so you can sense or smell the agenda even, तो वो प्रॉब्लम आता है और उसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है. बट इफ़ यू वो और लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकता. वो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़िंदगी में बायस्ड हैं जनरली और प्रेजुडिस्ड हैं और आपने बोला अब मैं एक स्क्रीन प्ले लिखूंगा जो बहुत बैलेंस्ड होगा. कभी नहीं लिख पाओगे. तो पहले से वो काम खुद पे ही करना पड़ेगा. वो स्क्रीन प्ले में जाके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि अच्छा अब मैं एक अनबायस्ड स्क्रीन प्ले लिख दूंगा.
that can't happen. I think the last question, so the mic goes to the highest bidder. That was it? Is that what you said? You're collecting? Huh. Yes, who are we? One last question. First row? Okay. I like the t-shirt. Pathir Panchali, very nice. Thank you, yeah. एक सिर्फ क्वेश्चन था क्योंकि आपके अप्रोच हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, हम यूजुअली स्टडी करते हैं. आपका अप्रोच, इफ़ यू हैव टू राइट वल्नरेबिलिटी इन कॉमेडी, अ कैरेक्टर्स वल्नरेबिलिटी इन कॉमेडी, व्हाट इट वुड बी? अपनी ही लाइफ से निकालूंगा मैं तो, मतलब और कोई तरीका वल्नरेबल होने का तो एक ही तरीका होता है. यू हैव टू बी देन वेरी वेरी पर्सनल एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी व्हाटएवर शेमलेस आल्सो इन अ वे, और लैकिंग शेम, नॉट शेमलेस. शेमलेस का अलग कनोटेशन होता है, बट या ड्रॉप शेम एंड कम्प्लीटली बी एज ओपन अबाउट योर लाइफ, एंड विच आई एम होपिंग टू डू दिस ईयर इन कॉमेडी. देखते हैं, मतलब इस साल कॉमेडी करना है तो, मतलब स्टैंड अप करना है तो देखते हैं. Has there ever been an instance where you have felt frustrated while writing a comedy skit or anything, and if so, how did you get over that frustration? Lots of times. हमेशा, मतलब कॉमेडी में जो मैंने बोला शुरू में कि there are things which are there in my diary कि ये what the fuck है, और ऐसे बहुत सारे प्रेमिस होते हैं जो लगता है कि इसमें बहुत कमाल का जोक छुपा है और वो मिलता ही नहीं है. यू समटाइम्स स्ट्रगल फॉर डेज एंड डेज, एंड आई हैव अ बिजार सा ऐसे ही, मतलब एक माइंडसेट है मेरा कि ओवर राइटिंग अ जोक, लाइक फॉर अ सेटअप देयर कुड बी अ पंच लाइन विच इज़ ओवर एक्सट्रैक्टिंग द पंच, ठीक है, विच इज़ लाइक ओवर राइटिंग अ जोक, and then there is underwriting a joke. So for me, overwriting a joke is a crime, but underwriting a joke is a sin. Basically, if you are not getting the perfect premise, perfect punchline for a great premise, you are basically kind of wasting it for a lot of people also. तो बहुत सारे लोग जो कॉमेडी कर रहे हैं, आपने कर दिया और फिर वो इतना घटिया है या अंडर रिटन है, बेसिकली वो बहुत बड़ा क्राइम है. सो वो मेरे लिए हमेशा स्ट्रगल होता है टू गेट दैट, एटलीस्ट अंडर रिटन ना हो, थोड़ा सा ओवर होगा चलेगा, दैट यू कैन टोन डाउन वाइल वर्कशॉपिंग एंड ऑल, बट अंडर रिटन होता है वो कभी पता नहीं चलता, वो बहुत टाइम बाद पता चलता है कि ओ इसमें तो ये इसका परफेक्ट पंच लाइन था. वो बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल किया है मैंने, और कई बार होता है कि वो जोक परफॉर्म भी हो गया, वीडियो आ गया, फिर वीडियो देखा अपना ही, तब आता है कि अरे यार ये तो कितना अच्छा पंच लाइन था, मैंने मारा ही नहीं यहाँ पे. सो वो कई बार होता है, बट यू इवेंचुअली, आई डोंट नो, देयर इज नो ट्रिक कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व हो जाता है कि शावर में इतनी स्पीड पे शावर चला के उसके नीचे खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता. वो होता है तो हो जाता है. सो या, एंड लास्ट वन. I just finished acting in this play called Baghi Al Bele with Atul Kumar, again produced by Adim. हाँ, मैं 13 तारीख को देख रहा हूँ. आप पृथ्वी में आपका 13 से 15 है ना, 13 से 16 अप्रैल में. हाँ. तो वो फुल ऑन satirical comedy है. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 3 months ऑफ वर्किंग ऑन द प्ले, तो बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो राइटिंग में बहुत फ़नी थे, और लेकिन ज़्यादा सीन्स ऐसे भी थे जो पढ़ने में उतने फ़नी नहीं थे, पर जब एक्टर्स ने जिस तरह से किए, दे लैंडेड अप बीइंग वेरी फ़नी. एंड देन देयर वाज अ थर्ड लेवल दैट व्हेन वी वर परफॉर्मिंग, I mean, there were scenes which we didn't find funny, and the audience was literally like falling off the chairs. So my question to you as a writer is that, I mean, in today's time, is there a place where, जहाँ पे एक फिल्म बन रही है, तो आप किस हद तक इन्वॉल्व रहते हैं in the making of the film while the actors are doing their thing? Are you involved in that? So in Sacred Games, I was involved. In Right. Masan also, I was involved I was there on the sets as a still photographer, and I was clicking stills only, but I was around if actors needed some discussion or something. तो मैं रहता हूँ, I like being on the sets. और अभी तो खैर, अभी I became a director this year, so मैंने फिल्म बनाई ही है, तो और उसमें मैं राइटर ही था, और सेट पे बहुत राइटर को मैंने बहुत गाली दी एज अ डायरेक्टर कि ये क्या है,
और डिटेल में लिखना चाहिए था. But broadly, yeah, I think writers, if they get the opportunity to be on the sets, they should be, as long as they are not interfering with the actors' process, because actors sometimes prefer to talk only to the director, which is perfectly fine because ultimately it is the director's vision. But writer अगर रहें किसी भी role में, जैसे मैंने मसान में I was there doing my own job, which was just clicking stills and being there, just a sounding board for Neeraj, the director, and some actors who would need me. तो वो मेरे लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा learning experience है. Yeah, because I think I've also been on sets where, the directors give that freedom that at the end of the stage day, you can go to the writer and have a little chat and just ask them what was their, thought behind writing a scene. And my second question to you is, because I'm also writing, जब आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं जो आपकी दुनिया से बहुत दूर है, जैसे आप इंसेप्शन की या किसी की बात कर रहे हैं, इज इट द राइट अप्रोच के टू मेक द कैरेक्टर्स मोर ह्यूमन एंड रिलेटेबल इफ यू पुटिंग समथिंग ऑफ योरसेल्फ इन दैट कैरेक्टर, इवन इफ इट्स लाइक वेरी फार अवे फ्रॉम योर वर्ल्ड, लाइक हाउ डू यू ह्यूमनाइज? टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जो शायद अभी तक हर फिल्म में है नोलान की, सो ही जस्ट इंटरप्रेट्स टाइम इन एवरी फिल्म ऑफ हिज. शुरू से लेकर अब तक उसने, सिवाय जो पहले उसकी शॉर्ट फिल्म थी जो दैट बग, क्या नाम है उसका, डूडल बग, हाँ, उसके अलावा आई थिंक हर फिल्म में ही इज जस्ट डीलिंग विद टाइम एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम. वो टाइम कहीं स्ट्रेच हो जाता है, कहीं आगे पीछे हो जाता है, कहीं नॉन लीनियर हो जाता है. तो वो सारी चीज़ों से वो डील कर रहा है. टाइम अगेन इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस. सो वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप अगर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट या तो आप लाएं उसमें, अगर बहुत दूर की चीज़ है, 2001 A Space Odyssey, अगेन अ साई-फाई, and it was made in 60s, I think, late 60s, and शायद मून लैंडिंग के भी पहले बनी थी वो फिल्म. और उसमें उतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, बट इट स्टिल कनेक्ट्स बिकॉज देर इज सम फिलोसॉफिकल whatever theory there about death and life and intelligence and how we became intelligent and what we are doing with that intelligence. तो इस तरह के बेसिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, और उसके अलावा एक यूनिवर्सल इमोशन, वो ग्रीफ हो, वो कोई भी अचीवमेंट हो, वो सब आप मिल जाएं आपको तो अपने आप फिर एवरीथिंग इज़ रिलेटेबल. नथिंग इज़ लाइक ओके ये क्या है, वैसा नहीं होता. तो या सो थैंक यू. Thank you. I think that was the last question. Thank you, everyone. Thank you, Varun. Thank you. So, yeah.